जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 3D का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आज 3D का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन के बारे में आप पहले भी जानते हैं, 11th क्लास में ये टॉपिक था। बट वहाँ जो स्ट्रेट लाइन था वो 2D में था, 2 डायमेंशन में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था। और वहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था वो एक्स एंड वाई एक्सिस को लेकर के था, मतलब 2 डायरेक्शन 2 डायमेंशन। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 डायमेंशन में, 3D मतलब 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वहाँ जो कंडीशन था और यहाँ कंडीशन था मतलब बिल्कुल ही अलग होगा। वहाँ जो कंडीशन था वो हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता था, मतलब जैसे कोई पॉइंट दे देता था एक्स कॉमा वाई, passing through the point having slope this, या making an intercept on y axis या x axis। जैसे वहाँ पर आप फॉर्म पढ़े होंगे तो टोटल वहाँ पर फॉर्म की बात किया जाए तो वहाँ पर 5 फॉर्म था। यदि शायद आपको याद होगा, तो नहीं याद होगा तो कोई बात ही नहीं है। मतलब 2D में आप यदि गए होंगे तो 2D में आप देखे होंगे, 11th क्लास की बात हम कर रहे हैं। वहाँ पर जो मतलब स्ट्रेट लाइन का फॉर्म था, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म था, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म तो क्या फॉर्म था? तो भाई वहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। दूसरा था आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा था 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। फोर्थ नंबर था आपका, फोर्थ नंबर था इंटरसेप्ट फॉर्म। और नेक्स्ट जो था वो नॉर्मल फॉर्म था। एक और था, शायद आपको याद होगा तो एनसीईआरटी में नहीं था बट ये टॉपिक पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्म। खैर ये क्या होता है इसके ऊपर तो हम डिस्कशन करेंगे नहीं, बस हम रिव्यू के लिए बता रहे हैं। चूँकि हमको स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन है, इन स्पेस पढ़ना है, तो ये चीज़ जान लेना एक बार मतलब ज़रूरी रहता है। वहाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट मतलब स्लोप दिया रहता था और इंटरसेप्ट दिया रहता था, ठीक है। फिर क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट रहता था फिर स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक्स और वाई एक्सिस में क्या इंटरसेप्ट बनाता था। तो आपको याद होगा इसमें एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता था वो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप देखे होंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और 2 पॉइंट फॉर्म मतलब x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू माइनस वाई वन, या नहीं तो x माइनस एक्स वन, इसको इसके नीचे इसको, वो अलग बात है मतलब। तो ये सब इंफॉर्मेशन। फिर उसी तरह से नॉर्मल फॉर्म होता था एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। फिर ये डिस्टेंस फॉर्म। खैर अभी आपको समझना क्या है, जरा समझिए कि जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला तो इन्होंने क्या दिया था, एक स्लोप दे दिया, मतलब ये आपको स्लोप दे दिया। और सी मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, याद होगा तो, नहीं याद होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप दिया रहता था, इंटरसेप्ट दिया रहता था। अब बोलता था कि लाइन का इक्वेशन निकालिए। इसका मतलब एक स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट एक यूनिक लाइन को आइडेंटिफाई करता है। उसी तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म, यदि कोई लाइन किसी पार्टिकुलर पॉइंट से जाए और उसका स्लोप दिया हो, मतलब वो एक यूनिक लाइन को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक उसी तरह से हमारे पास इस चैप्टर में जो कंडीशन होने वाला है ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा हट करके होगा। यहाँ जो कंडीशन होगा, चूँकि 3D ज्योमेट्री और 3D वेक्टर, यहाँ पर मतलब वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने वाला है। तो कार्टेशियन में भी है और वेक्टर भी है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है 2 तरह का इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन और एक वेक्टर इक्वेशन। आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यदि बात किया जाए टॉपिक की तो इसमें ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ये पढ़ना है। तो टॉपिक्स क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन होगा, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट यूजफुल इक्वेशन।
in whole 3D, equation of line through a given point and parallel to a given vector, ये वेक्टर भी है। एक लाइन होगा जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है और किसी वेक्टर के पैरेलल होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अब समझिए पासिंग थ्रू 2 पॉइंट 2D में था जो कि अभी मैंने दिखाया और आपने इक्वेशन भी देखा, ठीक उसी तरह से 3D में भी होगा। तो वहाँ कार्टेशियन केवल पढ़ रहे थे, यहाँ हम लोग दोनों पढ़ेंगे, कार्टेशियन भी पढ़ेंगे और वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन, वहाँ भी एंगल बिटवीन टू लाइन था, यहाँ भी होगा, यहाँ अलग तरीका वहाँ अलग तरीका था। कॉन्सेप्ट ऑफ 2D, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इन 2D एंड 3D, 2D में किस तरह का लाइन होता था और 3D में कैसे लाइन होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। और वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्क्यू लाइन्स और फिर स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस। ये टॉपिक आपके लिए मतलब बिल्कुल ही नया होने वाला है, मतलब कंप्लीटली न्यू, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये आपको ये बोर्ड लेवल से भी कंपटीशन दोनों ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लेन अगला चैप्टर है, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, दो स्क्यू लाइन के बीच कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, यदि कोई इन जनरल दिया हो तो कैसे निकालेंगे, या नहीं तो पैरेलल लाइन होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये कुल मिलाकर के टॉपिक होने वाला है। जिनको 2D पता होगा 11th क्लास का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, और जिनको नहीं होगा तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मतलब समझ में तो आ जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको सबसे पहले मतलब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन, चाहे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, जो है उसका इक्वेशन पढ़ना है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि इसमें क्या पढ़ना है। भाई इसमें क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ही बात पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब लाइन का इक्वेशन पढ़ने के लिए, लाइन का इक्वेशन मतलब फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो यहाँ कंडीशन थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। एक लाइन है, 3D में है वो लाइन, एक लाइन है मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस समझिए, यहाँ पर दिस इज द लाइन, ये आपको दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब एक लाइन है, कहीं भी ऐसे जा सकता है वैसे जा सकता है, इट्स नॉट मतलब प्लेन में भी हो सकता है, और मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस को क्रॉस करते हुए प्लेन, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई ये वो एक्स जेड प्लेन, फिर एक्स वाई प्लेन, ऐसे पूरा जा सकता है। तो सपोज ये कोई लाइन है, लेट से दिस इज अ लाइन, ये एक्स वाई प्लेन से होते हुए जा रहा है, हो सकता है वाई जेड प्लेन को भी मतलब इंटरसेक्ट करते हुए चला जाए। तो ये एक लाइन हुआ, और क्या बोल रहा है कि ये लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है। ये लाइन किसी पॉइंट से पास करेगा, उसका एक पोजीशन वेक्टर दे देगा। साथ में क्या दिया, एक वेक्टर दिया है कि ये लाइन जो है किसी वेक्टर के पैरेलल है, ये इन्होंने दे रखा है। यदि ये नहीं देता तो फिर ये मतलब ये नहीं बताता तो फिर तब तो इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है। तो ये दोनों चीज़ मिल करके मतलब एक वेक्टर और एक पॉइंट मिल करके एक पर्टिकुलर लाइन को आइडेंटिफाई कर रहा है, एक स्पेसिफिक लाइन को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसीलिए ये दो कंडीशन से 3D में ये मतलब लाइन निकलने वाला है। 3D में आप मतलब स्लोप और पॉइंट से नहीं निकाल सकते हैं। 3D में स्लोप और पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो यदि हम एक पॉइंट दे दें, यदि आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और एक स्लोप दे दिया जाए तो इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है। सोचिए कैसे, ज़रा सोच के देखिए। इक्वेशन पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि मान लीजिए एक पॉइंट मैंने दिया, एक लाइन दिया, बोले कि भाई ये आपको मैंने एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट जो भी पॉइंट हुआ 3D में, जैसे x1 y1 z1, हो सकता है हम 1 2 1 दे दें, लेट से कि हमने ये पॉइंट आपको दे दिया। अब हम बोल रहे हैं कि ये यही पॉइंट है। अब बोल रहा है कि इसका स्लोप मान लीजिए हमने कुछ दे दिया, तो स्लोप कैसे पता करेंगे, किस प्लेन के साथ, वो बताना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज हमने एक्स वाई प्लेन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, सपोज मैंने दे दिया कि एक्स वाई प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो भाई एक्स वाई प्लेन के साथ यदि थीटा एंगल बनाएगा तब तो आप समझ रहे हैं, यदि ऐसे जाएगा, ये प्लेन ऐसे है
और ये मतलब लाइन है, तो ये ऐसे हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, उतना ही एंगल पे। बात समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर स्लोप, स्लोप मतलब एंगल विद द प्लेन, यहाँ तो प्लेन ही बोलेंगे, कोई लाइन नहीं बोलेंगे। वहाँ जो एंगल होता था तो स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके मतलब पार्टिकुलर लाइन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब यहाँ सपोज ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट दे दे और एक वेक्टर, तो ये वेक्टर मिल करके जैसे ये लाइन हुआ और इस पॉइंट से पास कर रहा है, और यदि एक वेक्टर दे दे तो इस वेक्टर के पैरेलल में यही लाइन हो सकता है। इधर तो घूमेगा नहीं, घूमने ही नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही ये इधर मूव करेगा तो तुरंत ये बोलेगा भाई कहाँ जा रहा है, प्लेन पैरेलल बोला है तो तुम इधर जाएगा। तो ये इसके पैरेलल, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से नहीं, मतलब एक पॉइंट और एक वेक्टर मिल करके एक यूनिक लाइन को आइडेंटिफाई करता है। तो आइए हम इसको मतलब एनालाइज करते हैं, एनालिसिस इसका करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक इक्वेशन है, मतलब ये एक लाइन है, दिस इज द लाइन, और ये पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या है? तो द वेक्टर विच इज ज्वाइंड फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, और ये वेक्टर भी दिया हुआ है और इसके पैरेलल ये लाइन है। अब समझिए, ये जो P पॉइंट है, इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। तो भाई कोई भी आप किसी भी चीज़ का, किसी भी जैसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए, पैराबोला का इक्वेशन निकालिए, स्ट्रेट लाइन किसी भी पाथ का या कोई भी कर्व का आप इक्वेशन निकालते हैं, तो वो क्या है? दैट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर्कल भी क्या है? दैट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। वो किस तरह का पॉइंट है? तो प्लेन में इस तरह से मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, और जो पार्टिकुलर डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, वो रेडियस होता है। तो यहाँ जो हमको इक्वेशन निकालना है, यहाँ जो इक्वेशन निकालना है, ये कुछ इस तरीके से, हम इसी चीज़ को हम यहाँ बना रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर, जैसे ये कोई लाइन है, दिस इज द लाइन, और ये कोई पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये लाइन जो है एक वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है। हमसे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इस लाइन का इक्वेशन बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये पहला टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे 3D में, नॉट ओनली दिस चैप्टर, बल्कि आगे के चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेना, डेप्थ, जितना डेप्थ हो सके वो बहुत ही काम का रहेगा, अदरवाइज बहुत परेशानी होगी। मतलब केवल लाइन का इक्वेशन फार्मूला पुट कर देने से उससे नहीं होने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर टाइम लेने वाले हैं, और हम यहाँ पर बहुत टाइम लेंगे। मतलब इस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम समझाने वाले हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो बाकी का टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मतलब टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये समझिए, ये एक लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ये बात हो गई क्लियर? और ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है और पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो भाई लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है, तो लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है। हमने इन जनरल मान लिया कि लेट से दिस इज पी, और जिसका पोजीशन वेक्टर आर। पी जो है आपका आर्बिट्ररी पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर ही है, और मतलब इस पे जितने भी पॉइंट है उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कंसीडर 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 एन आर्बिट्ररी पॉइंट, एन आर्बिट्ररी पॉइंट, an arbitrary point on line L, on line L, which is P, and having position vector, as vector R।
तो भाई इसका पोजीशन वेक्टर आर है। ये बात तो हो गई। अब समझिए, ये पॉइंट मैंने बोला ये पॉइंट पी है। यदि लाइन इसके पैरेलल है, चूंकि गिवन है कि लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। यदि लाइन वेक्टर के पैरेलल है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो ए पी वेक्टर होगा बी के पैरेलल है? हाँ भैया, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि लाइन पर ही ए पी, तो ए पी उसी डायरेक्शन में है। डायरेक्शन तो अपोजिट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल मतलब, पैरेलल कहने का मतलब एंटी पैरेलल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि पैरेलल, तो लाइन पर ही है, तो ए पी पैरेलल होगा बी के, तो ये पैरेलल है। और आप जानते हैं कि यदि कोई दो वेक्टर, मतलब ए पी भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, यदि कोई दो वेक्टर पैरेलल होता है, जैसे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। मतलब उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस रहा होगा, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। भैया ए पी वेक्टर आपको याद होगा, ए पी वेक्टर क्या था? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। यहां पर हो जाएगा लैम्डा बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आपको पता होगा वेक्टर आर होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज ए एंड दिस इज लैम्डा बी। तो यहाँ से आ गया आपको वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस, आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस। और ये जो इक्वेशन है, चूंकि वेक्टर है तो इसीलिए इसका नाम हो गया वेक्टर इक्वेशन। दिस इज वेक्टर इक्वेशन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। अब एक चीज समझिएगा कि ये ए और बी तो दिया रहेगा, एक के जगह 2i 3j 4k वो कोई नंबर दिया रहता है, मतलब नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू वो दिया रहेगा। बी भी आपको दिया रहेगा, जैसे आई प्लस जे प्लस के या 3i प्लस 4j प्लस 5k, उस तरीके से कुछ भी दिया रहेगा। ये आर क्या है? तो आर तो आर ही रहेगा। जैसे कोई आप इक्वेशन लिखते हैं किसी लाइन का, अभी तक जितने भी इक्वेशन आप लिखे हैं तो कैसे आप लिखते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 5, या नहीं तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, कुछ भी आप लिख दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 4, दीज आर द, ये 4 है भैया, दिस इज दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइन। भैया जब लाइन का इक्वेशन आप लिखते हैं, तो क्या x और y को भी कुछ कांस्टेंट रखते हैं कि रहने देते हैं? वो x और y तो रहेगा ना, तो वहाँ x और y रहता था, यहाँ r रहेगा, r, ये r रहेगा। जब भी लाइन का इक्वेशन रखेंगे तो जैसे x और y वहाँ वेरिएबल था, x और y का एक रिलेशन है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर r रहेगा। r का मतलब ये इंफॉर्मेशन रहेगा, तो r रहेगा और लैम्डा रहेगा, इस दोनों को कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। लैम्डा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे पॉइंट, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अलग अलग वैल्यू के लिए लाइन अलग अलग नहीं होगा। लैम्डा जब चेंज करेंगे तो आर चेंज होगा, पोजीशन वेक्टर, ये जो पी था पॉइंट पी चेंज होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे लैम्डा का वैल्यू 1 रख देंगे तो ए पी, समझिएगा, जैसे लैम्डा का वैल्यू 1 रखे तो ए पी बराबर क्या होगा? ए पी बराबर हो जाएगा वेक्टर बी। मतलब जितना बड़ा बी उतना ही बड़ा ए पी और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यदि लैम्डा के जगह 2 रख दे तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा भैया? 2b। मतलब ये जो ए पी है तो ये पी यहाँ नहीं होगा, ये बी वेक्टर जितना रहा होगा उसका डबल मैग्नीट्यूड का होगा। यदि हम लैम्डा के जगह 3 रख देंगे तो बी के 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ए पी वेक्टर जो हो जाएगा, ए पी वेक्टर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। जितना बड़ा बी है उससे 3, मतलब पी क्या है? पी द लोकस ऑफ पॉइंट, लाइन यहीं खत्म थोड़ी ना होगा, वो तो चलते रहेगा। तो पी मतलब इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। मान लीजिए लैम्डा के जगह -1 रख देंगे तो पी यहाँ से ना आकर के यहाँ तक आ जाएगा। यही तो मैंने बताया
कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों मिल करके मतलब पॉइंट पॉइंट को बता रहा है। पॉइंट जिस मतलब अलग अलग पॉइंट मिलेगा और इसी लाइन पर होगा, और इस तरह से होगा कि वो जो भी आप पॉइंट लेंगे ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यही तो बोला था। और मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ लाइन। यहाँ क्या था, जैसे ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, और ये इसमें ऐसा पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स सच दैट कि आप उस पॉइंट को जोड़ेंगे एक्स और वाई को, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो वो 5 देगा। जैसे 1,4 इस पर क्या लाई करेगा, 1,4, 2,3, 0,5, 5,0, ये इस पर लाई करेगा। तो वहाँ एक्स और वाई था, यहाँ पर आर था, इस पर मतलब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मतलब अलग, यदि लेमडा -1 आ जाएगा तो ए पी वेक्टर जो हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब पी पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये हुआ, मतलब ये हुआ आपको लाइन का इक्वेशन, और ये लेमडा क्या बताना चाह रहा है वो चीज़। खैर आपको लेमडा पुट नहीं करना है, आपको बस इक्वेशन जब भी बोलेगा तो ये ऐसे इक्वेशन आएगा। हम इस पे एग्जांपल लेकर के आपको दिखा रहे हैं, बस आप ये समझिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये आया। एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है और जिसका मतलब भरपूर यूज है, क्या है, इस लाइन पर आपको जब कभी भी पॉइंट मानना हो, अभी तक जैसे आपको कभी पॉइंट मानना था कभी भी लाइन पर कि लेट एनी पॉइंट ऑन एनी लाइन, तो क्या मानते थे, x1 y1, या नहीं तो a कॉमा b, है ना, कुछ ना कुछ मानते थे x1 y1। इस लाइन पर यदि आपको पॉइंट मानना है तो पॉइंट वेक्टर के फॉर्म में मानेंगे, और वो पॉइंट क्या मानेंगे, तो मतलब क्या है, आर्बिटरी पॉइंट। आर्बिटरी पॉइंट क्या है, वेक्टर आर, और आर का ही तो ये वैल्यू है। तो जब भी आपको बोला जाए कि इस लाइन पर ये लाइन दिया, ये लाइन दिया हो, ये इसी लाइन का इक्वेशन है, मतलब एनी आर्बिटरी पॉइंट, एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑन लाइन, पॉइंट ऑन लाइन, ऑन लाइन, तो ये क्या होगा, तो ये P और उसका पोजीशन वेक्टर R, और P क्या है भैया, P मतलब वही R का वैल्यू रख देना है, A प्लस लेमडा B। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, ये तो लाइन का इक्वेशन है तो ये पॉइंट कैसे हुआ, तो ये बड़ा समस्या हो जाता है उस समय। कहने का मतलब ये लाइन को तो रिप्रेजेंट करता ही है, और यदि हमको कोई पॉइंट इस पर लेना हो तो उस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है, वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये होगा। अब ये यूटिलाइज कैसे होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम आपको धीरे धीरे समझा पाएंगे, अभी एक ही बार में सब बात नहीं हो, क्योंकि जब ये समझा रहे हैं तो वो तुरंत अगला बात तुरंत कैसे समझा देंगे, या जब अगला बात समझाना है मतलब इसके आगे वाला, तो उस समय ये नहीं बोले रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बात मैंने बताया कि मतलब किसी भी लाइन का इक्वेशन यदि किसी पॉइंट से पास कर रहा हो और किसी वेक्टर के पैरेलल हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो तुरंत बोल देना R इक्वल टू A प्लस लेमडा B। ठीक है भैया। अब समझिए यहाँ पर हम एक चीज क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो B है, ये जो B है, B वेक्टर है, तो B आपको दिया रहेगा, मान लीजिए B हमने दे दिया है, B आपको दे दिया, कुछ B वेक्टर दिया रहेगा, जैसे हमने दे दिया A1I प्लस B1J प्लस C1K मैंने दे दिया। तो भैया लाइन इसके पैरेलल है, लाइन इसके पैरेलल है तो पूछ देगा कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो हो गया A1 B1, A1 B1 C1। यही बात, मतलब ये भी दे दिया जाता है कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है तो वेक्टर बी क्या होगा, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि वेक्टर बी, यदि ए बी सी ये कोई वेक्टर हो तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये होगा, या लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे देगा तो हम मतलब जिसके पैरेलल है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने लिख दिया है कि बी के साथ कंफ्यूजन, यहाँ वेक्टर बी है तो इसको बी यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, मतलब लिख दिए तो छोड़िए, ये वेक्टर बी है, A1 B1 C1 लिखते तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ भी बी है और यहाँ भी एक बी है, तो वही बात इन्होंने लिखा है कि इस वेक्टर बी के साथ वेक्टर बी और बी के साथ कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मेरा लाइन नहीं है बल्कि ये NCERT का लाइन है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं।
अब चलिए हम एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे बोला जाए कि ये एक लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मैंने दे दिया आई प्लस 2j माइनस 3 के, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पोजीशन वेक्टर मैंने दिया, और एक वेक्टर के पैरेलल है, तो जिस वेक्टर के पैरेलल है वो मैंने दे दिया 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये मैंने दे दिया। और ये एक लाइन है, आपको दिख रहा है, दिस इज द लाइन। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो बहुत ही आसान है भाई। यहाँ पर ये क्या हो गया, वेक्टर ए, मतलब ये ए का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, वेक्टर ए। और वो ए वेक्टर आपको क्या दिया है वो देख लीजिए, आई प्लस 2j माइनस 3k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, वो होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो भैया आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस, तो ए क्या है यहाँ पर, आई प्लस 2j माइनस 3k, है ना, प्लस लेमडा बी। तो बी वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j, ये 3 है, 4j प्लस 5k हो गया। दिस इज द आंसर। न तो इसको कुछ करना था और न इसको करना है, मतलब अब लेमडा अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग मिलेगा, बट वो सब सोचना नहीं है, आपको इक्वेशन बोला गया तो ये इक्वेशन हो गया। सपोज इसी में थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके दे देगा, सपोज ये कुछ ऐसे लिख देगा कि जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन है, अब बोल दिया जाएगा कि ये पास कर रहा है पॉइंट ए से, और वो कार्टेशियन फॉर्म में आपको लिख दिया, जैसे ऐसे इन्होंने लिख दिया, और जिसके पैरेलल है वो डायरेक्शन रेशियो दे दिया, जैसे 4 दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, इसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया। मेरी बात को समझिएगा, ये एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका उन्होंने कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। और ये लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया है। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ये ए है, तो भैया इसका पोजीशन वेक्टर ए होता है, तो इस ए कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर ए हो जाएगा, इसी से लिख लीजिए। 1 है तो 1i, मतलब सीधा i, 2j एंड दिस इज के, ये हो गया मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। भाई साहब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, 99% बच्चे को मैंने देखा है कन्फ्यूज होते हुए, मतलब पॉइंट को लाइन, पॉइंट को कार्टेशियन को वेक्टर, वेक्टर को कार्टेशियन, पॉइंट को लाइन, लाइन को पॉइंट, मतलब एकदम से खिचड़ी पका देता है, पता ही नहीं चलता है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये हम ये कहेगा कि ए है, कुछ लोग तो इतना महान होता है लिख देगा ए बराबर दिस, ऐसे ऐसे आई प्लस 2j, ए आई प्लस 2j प्लस के, ये लिख देगा। ये भाई किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से इसको ए लिखेंगे। ये जो कैपिटल ए है ये किसके लिए यूज होता है, ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब या किसी पॉइंट को आपको लिखना है तो ये ए बोलेंगे। मतलब इतना महान होता है कुछ बच्चा कि मतलब हम क्या ही बोले। ये कुछ लोग क्या लिख देगा तो ए बराबर वो हो गया। कुछ लोग तो और टैलेंटेड होते हैं, इसके ऊपर बोलेगा वेक्टर है तो लीजिए वेक्टर ए आई प्लस 2j, आई प्लस 2j प्लस के। भाई इतना इलीगल काम कोई कैसे कर सकता है, मतलब इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर क्या ही है, करते हैं भाई, करते हैं, मतलब अभी भी 1-2 दिन पहले अभी भी कर रहे हैं, और ये मतलब हर जनरेशन में कर रहा है, करता है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, मतलब क्या ही बोले, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। और क्योंकि पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से होगा, यदि स्मॉल ए लिखना है तो ए ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग लिख देगा आई प्लस जे, आई प्लस जे प्लस के, तो ये भी मतलब सही नहीं है। जब ये लिखना है तो आपको वेक्टर ए ही लिखना पड़ेगा तो जाके सही होगा, आई प्लस जे प्लस के। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझा जाए, ये बात हो गई, मतलब पोजीशन वेक्टर। जो कॉमन मिस्टेक होता है वो मैंने बताया। तो पोजीशन वेक्टर जब भी लिखना है तो इस तरीके से। अच्छा, पोजीशन वेक्टर मेरा आ गया, तो पोजीशन वेक्टर ये हुआ। अब हमको एक वेक्टर चाहिए, तो इसके पैरेलल में जो वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर जब भी लिखना है तो क्या लिखेंगे इसके पैरेलल में, तो भाई 4i प्लस 1 इंटू जे, मतलब j प्लस 3 के। अब एक चीज़ और समझना है,
ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो जब पोजीशन वेक्टर होगा तो ब्रैकेट दे के देंगे, और जब वेक्टर लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट नहीं देना है। ध्यान रखिए, जब वेक्टर लिख रहे हैं इसके पैरेलल में जो वेक्टर है यहाँ पर लिख देते हैं, ये वेक्टर है, यहाँ पर ये वेक्टर है जिसके पैरेलल में ये लाइन है। तो जब वेक्टर लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, कुछ लोग इसको भी ब्रैकेट में लिख देता है, तो वो मतलब नहीं होना चाहिए। अब समझिए, इसका इक्वेशन लिखना है तो हमको वेक्टर बी लिखा गया, डायरेक्शन रेशियो ये था तो हम ये लिख लिए, पॉइंट ये दिया था तो हम ये लिख लिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो वेक्टर आर ए के जगह क्या लिखेंगे, जिससे पास किया था, तो आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे प्लस के, और लेमडा बी वेक्टर हो जाएगा आपका 4i प्लस जे प्लस 3k वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई भी मतलब पॉइंट दिया हो और किसी भी फॉर्म में दिया हो कंडीशन, तो हम लोग लगा सकते हैं। चले हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये फिर से अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोला है कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट दिस एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन दिस। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है, क्या बोल रहा है आपको कि एक लाइन है, दिस इज द लाइन, ये एक लाइन है, दिस इज द लाइन, ये एक लाइन दिया हुआ है इस तरीके से, और ये एक पॉइंट से पास किया है, जिस पॉइंट से पास किया उसका मतलब क्या दे दिया इन्होंने, कोऑर्डिनेट। तो x1 y1 z1, और ये इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो क्या है भैया, तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ABC, ये दे दिया है। अब समझिएगा, पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसी को रिड्यूस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए, हमको चाहिए क्या कि जिस पॉइंट से ये पास किया उसका मतलब पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर होता है ए, और ये किसी वेक्टर के पैरेलल रहा होगा तो उसको बोलते थे हम लोग वेक्टर बी। अब समझिएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए, और ये होगा क्या इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो x1i प्लस y1j प्लस z1k, x1i y1j z1k हो गया। और जिस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको हम लोग वेक्टर बी बोलते थे, और बी के जगह अभी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ai प्लस bj प्लस ck, ये हो गया आपको डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से हमने वो वेक्टर लिखा जिस डायरेक्शन में वो गया था। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं है, ये बी आपको कोई एक नंबर रहेगा, ये बी वेक्टर मैंने बोला, आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पर वेक्टर एम लिख सकते हैं और फिर ये बी सी, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, ए बी सी के जगह आपको नंबर दिया रहेगा 2 3 4 -1 2 3, मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब इक्वेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, हमको लिखना है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर से ही डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे वो ज़रा समझिए। वेक्टर इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी। तो भैया वेक्टर आर, अब आर क्या था, आर था पोजीशन वेक्टर किसका, तो इस लाइन पर एक आर्बिटरी पॉइंट पी होता था उसका पोजीशन वेक्टर, तो वहाँ पर वेक्टर आर लिखते थे। लेकिन अभी तो कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म में मानिए, तो पॉइंट अभी वेक्टर में नहीं मानेंगे, कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में इसका कोऑर्डिनेट कैसे मानेंगे, इन जनरल यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म मानना है किसी भी पॉइंट का, मतलब किसी भी लाइन पर कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट लेना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसको लिखेंगे x, y, z, x, y, z। तो यहाँ पर वेक्टर r का मतलब क्या हुआ, वेक्टर r मतलब हुआ xi प्लस yj प्लस zk। तो ये जो p है ये क्या है, आर्बिटरी पॉइंट। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि लेट आर्बिटरी पॉइंट ऑन लाइन, आर्बिटरी पॉइंट ऑन लाइन इक्वल टू p, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो ये लिख दिए। तो r के जगह हम लिखने वाले हैं xi प्लस yj प्लस zk। समझिएगा भैया, ए मतलब जिस पॉइंट से पास किया, तो जिससे पास किया है तो क्या होगा उसका पोजीशन वेक्टर x1i
x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड दिस इज लैम्डा बी। तो बी वेक्टर हमारा क्या था, ए आई प्लस बी जे एन प्लस सी के। भाई साहब इसको इधर करिए, जब इसको इधर करेंगे तो आई कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेकर के हम लिख रहे हैं एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के। और इधर क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा ए आई प्लस लेमडा बी जे प्लस लेमडा सी के वेक्टर। भाई साहब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। आपको पता होगा जब भी दो वेक्टर इक्वल होता है तो दोनों का दोनों तरफ LHS और RHS में जो आई जे का कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, सो हम बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स वन ये किसके बराबर होगा, लेमडा ए के बराबर। सोचिए इस ए को इधर भेज देंगे तो x माइनस एक्स वन बाई ए बराबर क्या होगा, लेमडा। सिमिलरली y माइनस वाई वन बाई बी आपको आ जाएगा लेमडा एंड z माइनस जेड वन बाई सी आपको आ जाएगा लेमडा। ये लेमडा के बराबर है। भाई तीनों सेम जो वैल्यू इसका वही इसका वही इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे सो हेंस 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 x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। एंड आ गया जिसका इंतजार था, ये हो गया भैया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of straight line in a space, in a straight line of a straight line in a space in कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्यों बोले, क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था। समझिएगा अभी तो मैंने डिराइव किया है, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये आया कहाँ से। एग्जाम हॉल में एग्जामिनेशन में ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये समझना जरूर चाहिए कि ये आया कहाँ से, कैसे हुआ। आपको तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, फार्मूला समझे हुए बात को, जो चीज़ समझ लिए है तो अप्लाई करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो चीज़ समझे नहीं है वो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है और रटते रटते आदमी परेशान हो जाता है, कभी भी स्लिप कर जाता है। हम लोग कोई चीज़ रटते नहीं है, समझ लिए बाद बाकी उस पर बैठा दिए, समझे। तो ये बात है। तो ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। किस लाइन का इक्वेशन, इसको देख करके भी आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है लाइन का इक्वेशन। तुरंत कुछ दिन के बाद मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC। तो आपको किसी लाइन का इक्वेशन देख करके उसका डिस्क्रिप्शन आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। बात समझ रहे हैं, ये है तो ये लिख लेंगे, और यदि यही दिया हो तो ये लिख लेंगे। सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, जस्ट से मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया x माइनस टू बाई थ्री वाई माइनस फोर बाई माइनस वन एंड जेड प्लस फाइव बाई थ्री। मैंने ये दे दिया, क्या आप समझे, इस बात से आप क्या समझ रहे हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब इसको देख करके फिगर तो बनाता नहीं है बहुत सारे बच्चे, ये फिगर जैसे बनाना होगा, फिगर इज मस्ट। जैसे ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन इस तरीके से है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। तो यहाँ किसे पास किया है, 2, 4, -5 से, एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस इज 3, मतलब ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। तो 3, -1, 3। और इसके हेल्प से यदि हमको ये पता चल गया कि ये लाइन किसके पैरेलल है, मतलब किसके पैरेलल है, तो 3i माइनस जे प्लस 3 के वेक्टर फॉर्म भी कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन ये लिखने आना चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि भाई वेक्टर में रहेगा तो कहेगा कन्वर्ट इन कार्टेशियन, कार्टेशियन में है तो बोलेगा कन्वर्ट इन वेक्टर। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए और पूछता भी है। तो ये बात है।
और ये हो गया टू, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर कहा था तो 2i4j -5 के। तो इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लेना है। वो क्या है इंपॉर्टेंट बात, ये जरा ध्यान दीजिए। यदि आपसे ये पूछे कि इस लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट है, तो मतलब हम इन जनरल ये जरूरत पड़ता है कि कोई लाइन का इक्वेशन दिया हो, कोई लाइन दिया हो या इक्वेशन दिया हो, बात वही हुई कि लाइन का इक्वेशन दिया हो और तब आपको उस लाइन पर कोई पॉइंट मानना है, तो कैसे मानेंगे? तो दो तरीके हैं। एक तो वेक्टर फॉर्म में, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, आर मानना था, जो कि ए प्लस लेमडा बी। और एक कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म कहने का मतलब वही, नहीं पता है कोई पॉइंट तो क्या मानेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जैसे कोई नंबर नहीं पता है तो क्या मानते हैं, एक्स। दो नंबर नहीं पता है तो एक्स कॉमा वाई। तीन नंबर नहीं पता है तो एक्स वाई जेड, इस तरीके से। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि हमको यहाँ पर ये मानना हो कि आर्बिटरी पॉइंट, समझिएगा, आर्बिटरी पॉइंट ऑन लाइन, तो भाई ये लाइन, तो ये क्या होगा P, और P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x y z। भैया x y z, x क्या होगा जरा सोचिए। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यदि हम यहाँ से निकाले इस वाले पॉइंट से x का वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू x1, और ये इधर चाहे यहाँ से देख लीजिए, x1 इधर चला जाएगा, x1 प्लस ए लेमडा, x1 प्लस ए लेमडा। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, तो y1 प्लस बी लेमडा। z का कोऑर्डिनेट होगा भैया z1 प्लस सी लेमडा। कहने का मतलब ये जो एक्स वाई जेड है ये नहीं माने, ये तो मानेंगे ऐसे ही, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो वैसे देख लीजिए, x1 लिखेंगे कैसे, यहाँ पर जगह कम पड़ रहा था, तरीके यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 प्लस ए लेमडा, y1 प्लस बी लेमडा एंड z1 प्लस सी लेमडा। तो इस तरीके से हम लोग लाइन का मतलब लाइन पर कोई पॉइंट मानना होगा तो हम लोग मान सकते हैं। और कैसे यूज होगा ये हम कर देंगे। जैसे इस लाइन पर हमको कोई पॉइंट मानना है, इस लाइन पर सपोज ये कोई पॉइंट P हमको नहीं पता है, तो इस लाइन पर P मानना है, तो P क्या होगा, तो x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये तीन वेरिएबल में ऐसे नहीं होगा, देखिए क्या हो जाएगा, P x कोऑर्डिनेट यहाँ से इसको लेमडा के इक्वल कर देना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 लेमडा प्लस 2, मतलब x माइनस 2/3 इक्वल टू लेमडा। तो भाई x माइनस 2 बराबर क्या होगा, 3 लेमडा। तो x बराबर क्या होगा, 2 प्लस 3 लेमडा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 3 लेमडा। देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको ये -1 है तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 4, मतलब 4 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, तो -5 चाहे 3 लेमडा -5। तो इस तरीके से मानना है। और ये पॉइंट देखिए कैसे है, ये जो भी पॉइंट है तो इसमें क्या है, एक वेरिएबल है, लेमडा केवल वेरिएबल है। तो कुछ मतलब कुछ कंडीशन दिया होगा उसमें वो पुट करेंगे तो लेमडा तुरंत निकल जाएगा। लेकिन यदि एक्स वाई जेड मानेंगे केवल, तो यहाँ ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, 3 वेरिएबल में बनेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए मतलब जब भी पॉइंट एज्यूम करना हो तो ऐसे, और वेक्टर फॉर्म में तो वो ए प्लस लेमडा भी। तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड विच इज पैरेलल टू वेक्टर दिस। आपसे सजेशन है कि आप इसको बना के देखिए। हम इसको बनाते हैं, जरा देखिए कैसे होता है। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि फाइंड द कार्टेशियन वेक्टर एंड कार्टेशियन। तो चलिए हम सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या होगा भैया, तो सबसे पहले वो डेटा लिख लीजिए। ये एक लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। जिस पॉइंट से पास करता था उसको हम लोग ए बोलते थे, और ये किसी वेक्टर के पैरेलल होता था, तो ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। ये किसके मतलब क्या है पोजीशन वेक्टर, तो इन्होंने दे दिया है, इन्होंने दिया है 5 2 -4, तो उससे वेक्टर हम लोग लिखेंगे। तो वेक्टर क्या लिखा जाएगा,
मतलब यहाँ दिया हुआ है 5,5,2, जो दिया है वो मैंने लिख दिया। और क्या दिया है कि दिस इज पैरेलल टू वेक्टर 3i, ये दिया है 3i प्लस 2j माइनस 8k, ये इन्होंने दिया है। तो भाई साहब ये देखिए क्या क्या है, मतलब आधा वेक्टर आधा कार्टेशियन, न तो पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया है और न ही पूरा इन्फॉर्मेशन कार्टेशियन का दिया है। खैर एनीवे ये तो हम लोग निकाल लेंगे। वेक्टर ए हो जाएगा हम लोग का। वेक्टर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, लिखना है तो लिखे, नहीं तो डायरेक्ट 5i प्लस 2j माइनस 4k हो गया। अब लिखेंगे कि वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो यहाँ पर वेक्टर आर क्या हो गया, वो तो ऐसे ही रहेगा, ए प्लस ए के जगह यही चीज़ 5i प्लस 2j माइनस 4k वेक्टर प्लस लेमडा बी, बी के जगह वो आ जाएगा 3i प्लस 2j और माइनस 8, दिस इज द आंसर। हो गया, और कुछ करना नहीं है, बस वो फार्मूला पुट कर देना है। वो तो मैंने डेरिवेशन आपको बताया और उसके अंदर क्या बात हो रही थी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो समझना जरूरी था, समझे। ये हो गया भैया वेक्टर इक्वेशन। अब इसमें कह रहा है कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी बताइए, तो आइए हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी बता देते हैं। एक बार नॉलेज आ गया तो जो पूछेगा जवाब देते रहेंगे फटाफट। तो कार्टेशियन इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए, जिस पॉइंट से पास किया वो उसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है 5,2,-4, और इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो भाई ये किसके पैरेलल है, देख लीजिए यहाँ पर 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो इसका डायरेक्शन रेशियो, लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3,2,-8। याद करिए, ये जिस पॉइंट से पास करता था, हम लोग क्या जानते थे, x1 y1 z1, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन था, x1 y1 z1, और जिसके पैरेलल होता था मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो इसको हम लोग ABC हम लोगों ने बोला था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो झाड़ना ही पड़ेगा यहाँ पर x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, एंड दिस इज z माइनस z1 बाई सी। हो गया, ये चीज़ आपको लिखना चाहिए, ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये सब बहुत मैटर करता है। MCQ बना रहे हैं तो उस समय की बात हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए। x माइनस x1 किसे पास किया था, 5 से, तो 5,2, x माइनस x1 बाई ए क्या वहाँ पर 3, y माइनस y1 तो y माइनस 2 बाई बी, 3 2 है ना, b, तो b हो गया हमारा 2, दोनों 2 ही था, कंफ्यूज हो गए। z माइनस है z1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c, तो c हमारा क्या है, z माइनस z1, z1 है यहाँ पर -4, मैंने 8 लिख दिया। z माइनस है z1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, और c हो गया आपका -8। दिस इज द आंसर। इन केस, अभी तो नहीं, लेकिन बाद में यदि ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप अभी से सीख करके रख लीजिए क्या ज़रूरत पड़ेगा। यदि हम आपको बोले कि इस लाइन पर आर्बिटरी पॉइंट मानना है P, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब आगे जाके यूज होने वाला है। मतलब एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑन लाइन, तो वो P होगा। और चूंकि कार्टेशियन फॉर्म में माना है, तो हम लोग क्या मानते हैं, x y z, तो हमने क्या बोला, P x कैसे लिखेंगे, तो इसको 3 मतलब लेमडा से इक्वल कर दीजिए, तो 3 लेमडा प्लस 5, फिर इसको लेमडा के बराबर, तो 2 लेमडा, और फिर 2 इधर आ जाएगा, तो 2 लेमडा प्लस 2, फिर हो जाएगा -8 लेमडा और -4। तो ये लिखने का तरीका है। और ये वेक्टर फॉर्म में यदि मानना होता, यहाँ पर यदि हमको मानना होता, तो यहाँ पर r लिखते, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर बोलते, तो लिखते पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिटरी पॉइंट ऑन लाइन L। तो इसको क्या लिखते थे, मतलब r, तो r वेक्टर क्या है यहाँ पर, तो a प्लस लेमडा बी, a क्या है आपका, यही, ये पूरा ही आपका आ जाएगा, यही आपका पॉइंट हो जाता, मतलब 5i प्लस 2j माइनस 4k
प्लस लेमडा 3i प्लस 2j माइनस 8k, यहाँ पर मैंने k छोड़ दिया था, अभी देख रहे हैं। तो ये चीज़, तो ये जब भी लिखाएगा तो p, और ये जितना ये जो बड़ा सा टर्म यहाँ जो भी है वो यहाँ पर लिखे, तो मतलब वो लिखना पड़ेगा। तो जहाँ ज़रूरत होगा जब तब। अभी हमने आपको ये बताया कि मतलब लाइन है, लाइन पर पॉइंट मानना है तो कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इस लाइन पर यदि कोई पॉइंट मानना होगा आगे जा करके तो कैसे मानेंगे, तो इस तरीके से मानेंगे। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, इसको समझिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो मतलब पहले ही मैंने बोल दिया कि कभी भी लाइन का इक्वेशन यहाँ निकालना है तो दो फॉर्म निकालना है, एक कार्टेशियन एक वेक्टर, कार्टेशियन एंड वेक्टर। तो आइए पहले हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर मैंने लिखा वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ कंडीशन दिया रहेगा कि मतलब गिवन है दिस इज द लाइन, अ लाइन इज, कंडीशन क्या रहेगा कि अ लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल a वेक्टर, एंड बी पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है। तो हमसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या होगा। भाई साहब आपके पास दिया हुआ है एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जिस 2 पॉइंट से पास किया ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी है। जिस पॉइंट से पास किया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए। इससे पहले जो था तो वहाँ पर एक पॉइंट दिया रहता था और वो लाइन किसी के पैरेलल होता था, किसी वेक्टर के पैरेलल होता था, तो वो वेक्टर दिया रहता था। यहाँ दोनों पॉइंट दिया है और दोनों पॉइंट दिया है तो लाइन उसी से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों पॉइंट लाइन पे ही होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं ऊपर नीचे कि इधर उधर क्यों नहीं ले लिए, चूंकि बोल ही रहा है कि पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये हो गया। तो आपको मैंने क्या बोला कि जब भी आपको लाइन का इक्वेशन निकालना हो या किसी का भी, तो उस पर एक आर्बिटरी पॉइंट लेना होगा जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। तो यहाँ लोकस ऑफ पॉइंट क्या आएगा, सेटिस्फाइंग कंडीशन सच दैट इट पासेस थ्रू ए एंड बी। अब देखें यहाँ पर, इस पर हम कोई एक आर्बिटरी पॉइंट पी लिए जिसका पोजीशन वेक्टर आर, चूँकि वेक्टर बता रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं कि लेट एन आर्बिटरी पॉइंट, लेट एन आर्बिटरी पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर R है ऑन लाइन पर मैंने मान लिया। अब जरा समझिए, ये ABP आप देख पा रहे हैं कि ABP जो है, ABP कोलिनियर हो गया, ABP कोलिनियर हो गया। तो भैया जब ABP कोलिनियर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, AP वेक्टर, जरा आप देख रहे हैं कि AP वेक्टर एंड BP वेक्टर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि AP वेक्टर BP वेक्टर, ये तो पॉइंट था, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि ये पॉइंट एक ही लाइन पर है तो AP एंड AP वेक्टर एंड AB वेक्टर, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर। और यदि ये कोलिनियर है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि AP वेक्टर पैरेलल टू AB वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं कि AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। हमने ऐसे लिखा, मैंने पूरी बात लिखा। अब यहाँ पर देखिए AP वेक्टर इसके पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, AP वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। अब AP वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो हम इसको लिखने वाले हैं मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। उसी तरह से AB लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। भैया यहाँ से ये क्या होने वाला है, वेक्टर R माइनस A
इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। तो यही आपका दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म फॉर 2 पॉइंट्स व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू दिस। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन इस पर बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि यहाँ पर ये कोई लाइन है, ये लाइन है और ये पास कर रहा है 2 पॉइंट से, जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। जैसे मैंने दे दिया 1, 2, -1, दिस इज -2, 3, 4 मैंने दे दिया और हम पूछ रहे हैं कि इसका वेक्टर, चूंकि वेक्टर पर आए तो वेक्टर इक्वेशन ही अभी पूछेंगे। तो हम बोल रहे हैं आपको कि इसका वेक्टर इक्वेशन बताइए। तो आपको क्या चाहिए था, वेक्टर इक्वेशन होने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए था। मैंने पोजीशन वेक्टर नहीं दिया, मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपको लिखना चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ए, और ये क्या होगा, तो i + 2j माइनस के। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा वेक्टर बी, जिसको हम लोग -2i + 3j + 4k लिखेंगे। भाई साहब ये दोनों आ गया। अब लिखेंगे कि वी नो क्या जानते हैं हम लोग, तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होता है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता था, a प्लस लेमडा बी माइनस ए। भैया वेक्टर आर ए क्या है, तो ये है आपका i + 2j माइनस के, ठीक है, प्लस लेमडा बी माइनस ए। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, -2 - 1 तो -3i, 3 - 2 तो +j, और दिस माइनस दिस 4 माइनस प्लस तो 5k। यही आपका आंसर हो गया। कुल मिलाकर के ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पहले वाला फॉर्म, जैसे r इक्वल टू, ये किस फॉर्म में आ गया, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं, और फिर इस पे पॉइंट मानना हो तो इसी तरह से आप मान सकते हैं वेक्टर आर। तो ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। अब चलिए हम इसी को कार्टेशियन फॉर्म में ले चलते हैं। बोला है कि कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन बताना है। कैसे बताएंगे, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होगा वो कार्टेशियन फॉर्म का होगा। तो क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए। आपको गिवन रहेगा, गिवन अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है जो कि x1 y1 z1 मैंने दे दिया, एंड दूसरा मैंने दे दिया बी था x2 y2 z2। अब पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ठीक है भैया। तो ये पूछ रहा है लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं है। इसको सबको हम पहले वेक्टर फॉर्म में ले जाएंगे, वेक्टर फॉर्म का सारा इन्फॉर्मेशन लगा करके वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे, अपने आप इक्वेशन आएगा। देखिए कैसे आएगा, हम जो बता रहे हैं वो डेरिवेशन है समझिएगा। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन है, दिस इज द लाइन, और ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी है, और ये हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट दिया x1 y1 z1 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 z2। हमको एक मतलब पॉइंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब एक पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानेंगे, x, y, z हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि लेट एन आर्बिटरी पॉइंट p x, y, z ऑन लाइन। आप सोच रहे हैं इसको क्यों मान रहे हैं, जब भी आप लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो वेरिएबल रहना चाहिए ना, x, y, z, इसीलिए लिख रहे हैं। और यही पॉइंट, यही तो मूविंग पॉइंट है, यहाँ ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यही तो बता रहा है, ये कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी ना है। और ये जो रिलेशन देगा वही लाइन का इक्वेशन आएगा। तो अब समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में बना लेंगे, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर फॉर्म। यदि हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लगाते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। वेक्टर फॉर्म लगाने का मतलब है कि ये सारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे,
मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ये इसको हम लोग वेक्टर ए बोलते थे। ये हो जाएगा आपको x1i प्लस y1j प्लस z1k वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ये हो जाएगा मतलब वेक्टर बी स्मॉल में, तो ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस x2y2 z2k वेक्टर, k कैप हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। एक और चीज़ p को मैंने कार्टेशियन में माना है, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ p, तो जिसको हम लोग वेक्टर r मानते थे, ये हो जाएगा आपको xi प्लस yj प्लस zk, सारा वेक्टर में आ गया। अब वेक्टर का इक्वेशन लगा दीजिए। वेक्टर इक्वेशन क्या होता था? वेक्टर इक्वेशन ये होता था वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a। ये हम लोगों ने मतलब वेक्टर फॉर्म में देखा था। यदि कोई लाइन हो और दो वेक्टर से पास कर रहा हो, अभी अभी जो हम लोगों ने देखा है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? r का मतलब हुआ ये xi प्लस yj एंड दिस इज zk वेक्टर। वेक्टर a का मतलब हुआ x1i प्लस y1j प्लस z1k वेक्टर प्लस लेमडा। अब यहाँ समझिएगा b माइनस ए, b में से a को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1i, दिस इज y2 माइनस y1j एंड z2 माइनस z1k वेक्टर। इस ij का ये जो x1 y1 z1 है, हम इसको LHS में सेंड कर रहे हैं और वहाँ ij के कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसा, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1 k वेक्टर, और इधर जो बनेगा वो लेमडा, दिस इज x2 माइनस x1 यहाँ से हमको मिलने वाला है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है z2 माइनस z1 k कैप। अब फिर से वही बात है, दो वेक्टर इक्वल हैं, यदि दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसका जो कंपोनेंट है वो इक्वल होगा। तो LHS और RHS में जो वेक्टर हैं, तो कंपोनेंट ऑफ LHS एंड RHS दोनों सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ जो i का कोफिशिएंट और इधर ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है? x माइनस x1, दिस इम्प्लाइज x माइनस x1, और इस लेमडा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू x2 माइनस x1। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इधर ले आएंगे, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू लेमडा। उसी तरह से हम y वाले को कंपेयर करेंगे z वाले को। जब हम इस तरह से करेंगे तो सिमिलरली हमारे पास क्या मिल जाएगा? सिमिलरली हमारे पास मिलने वाला है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू लेमडा एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। अब देखिए ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर और ये भी लेमडा के बराबर। जब तीनों मतलब सेम कांस्टेंट के बराबर है, जो वैल्यू इसका वही इसका, तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट, क्या बोल सकते हैं? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 एंड दिस इज y2 माइनस y1 एंड दिस इज z माइनस z1, और इधर हो जाएगा आपको z2 माइनस z1। ये आपका हो गया इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू टू पॉइंट फॉर्म। समझिएगा, इसको ऐसे लिखे हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x1, चाहे नीचे से सपोज माइनस कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, इधर हो जाएगा y माइनस y1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं y1 माइनस y2, इधर z माइनस z1, तो z1 माइनस z2। आप याद करिए 2D में होता था ये, 2D में
केवल x और y रहता था, x माइनस एक्स वन वाई, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू। चूँकि अभी 3D है तो एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया। मतलब याद रखना तो बहुत ही आसान है। यदि 2D में जिनको लाइन का इक्वेशन याद है 2 पॉइंट फॉर्म, तो 3D में कुछ नहीं करना है, एक कोऑर्डिनेट और बढ़ा देना है। लेकिन बात केवल एक कोऑर्डिनेट बढ़ा देने की नहीं है कि वो जेड वाला बढ़ा देंगे तो हो गया। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये हम लोगों ने अभी देखा है कि कैसे मतलब हम लोग निकाल रहे हैं। कार्टेशियन डायरेक्ट नहीं आया, कार्टेशियन से पहले वेक्टर फॉर्म में ले गए थे और वेक्टर फॉर्म का यूज करके तब इससे रिड्यूस हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिडक्शन फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन, या मान लीजिए कार्टेशियन से वेक्टर में जाना है तो उसको आप बोल सकते हैं रिडक्शन फ्रॉम कार्टेशियन टू वेक्टर, या नहीं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू वेक्टर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर x माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स टू, तो एक्स टू मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स टू, तो इधर लिखना होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू, तो वाई टू माइनस वाई वन, एंड जेड माइनस जेड टू माइनस जेड वन। हो सकता है बुक में इस तरीके से लिखा हो, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब वो हो सकता है ऐसा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये कार्टेशियन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, लेट दिस इज द लाइन विच पासे थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी, इस 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और जिस 2 पॉइंट से पास कर रहा है वेक्टर फॉर्म में उसका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। अभी इन्होंने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट है इनका -1, 0, 2, एंड दिस इज अनदर कोऑर्डिनेट इज 3, 4, 6। ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए जो कि -i + 0j + 2k, जे लिखिए या नहीं लिखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हो जाएगा हम लोग को 3i, दिस इज 4j, एंड द नेक्स्ट इज 6k। 2 वेक्टर आ गया। अब चूंकि वेक्टर फॉर्म निकालना है तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। सो द वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों को वेक्टर r इज इक्वल टू a + लैम्डा b माइनस a। तो r इक्वल टू a के जगह हो गया -i + 2k, वो 0k था तो मैंने 0 को छोड़ दिया, तो 2k + लैम्डा b माइनस a, इसमें से इसको माइनस करिए 3 - 1, तो ये 4i होगा, 4 - 0 तो 4j, एंड 6 - 2, तो ये हो जाएगा आपको 4k। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सब 4 आगे, क्या बात है, कोई गलती तो नहीं है। 3 - 1 4, 4 - 0 6 - 2, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। मान लीजिए अभी नहीं पूछ रहा है, मान लीजिए इसमें कार्टेशियन इक्वेशन पूछता तो क्या करते हैं। तो यदि कार्टेशियन इक्वेशन पूछता तो क्या करते हैं, या नहीं तो इसी में दे देगा कि हेंस रिड्यूस दिस इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब इसके बाद आप कार्टेशियन में जाइए, ऐसा भी पूछ सकता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिखेंगे x माइनस x1, x1 माइनस x2, y माइनस y1, है ना, z1 माइनस z2, ओ माय गॉड, y माइनस y1, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y1, y1 माइनस y2, z माइनस z1, z1 माइनस z2। आप एक फिगर भी दिखा दीजिए यहाँ पर कि ये कोई लाइन है एंड दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस इज x1 y1 z1, एंड दिस इज x2 y2 z2, और ये दिया हुआ है -1 0 2, एंड दिस इज 3, 4, 6। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। यहाँ से हो जाएगा हम लोग को x माइनस x1, तो इसको मैंने x1 y1, तो x माइनस 1 माइनस प्लस, तो हम x + 1 लिख देते हैं, x + 1, x1 माइनस x2 -1 -3, y माइनस y1, तो ये 0 आ जाएगा, y1 माइनस y2 0 -4, z माइनस z1, एंड 2 - 6, तो यहाँ से हो जाएगा x + 1 अपॉन -4, दिस इज y अपॉन -4, एंड दिस इज z -2 अपॉन -4। या तो यही आंसर हो जाएगा, या नहीं तो
एक्स प्लस 1/4 माइनस हर जगह से कॉमन ले लीजिए y/4 इक्वल टू z-2/4। चूँकि माइनस हटाया, अब चाहे तो आप 4, चूँकि हर जगह 4 सेम है तो हम इसको भी हटा सकते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई इक्वल टू z-2। आप समझ रहे हैं? ऐसे दिया होगा तो आप कैसे समझेंगे कि क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो नहीं पता चल पाएगा। तो नीचे में क्या है 1 1 1, तो डायरेक्शन रेशियो तो इन्फाइनाइट वैल्यूज होते थे, आपको पता ही है। यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या निकलना है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो 4 4 4, मतलब क्या है डायरेक्शन रेशियो 4 4 4। इसको हम 1 1 1 भी बोल सकते हैं, इसको 2 2 2 भी बोल सकते हैं, 3 3 3 भी बोल सकते हैं। मतलब डायरेक्शन रेशियो हैज इन्फाइनाइटली मेनी वैल्यूज, एनी नंबर, एनी 3 नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू दीज नंबर, जो इसके प्रोपोर्शन में हो। तो मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, बात एक ही हुई। आंसर में कैसे दिया हुआ है, तो बुक जब बुक बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाइए। एग्जाम हॉल में है तो जहाँ पर मर्जी है वहाँ पर छोड़ सकते हैं। कोशिश ये रहती है कि जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना बेहतर है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर मतलब अभी टॉपिक बाकी है। इसको मैंने इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है, इसलिए क्योंकि ये 3D का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन, और इसका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है आगे के टॉपिक में। तो यदि कोई बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो वहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ने में मतलब फ़ायदा नहीं है, नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस टॉपिक को छोड़ देंगे तो आगे के जितने टॉपिक है पूरा ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जो आएगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको सीधा यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में यदि इसका यूज आएगा तो हम वहाँ पर डायरेक्ट बोल देंगे कि दिस टॉपिक हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो प्लीज़ गो एंड रेफर दैट। तो वहाँ पर सीधा रेफर करेंगे, वहाँ पर बताएंगे नहीं, ये भी बात है। तो वहाँ सीधा रेफर। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें नया नया कॉन्सेप्ट था, जो कि एंगल बिटवीन लाइन, फिर एसक्यू लाइन। तो उसको देखते हैं नए लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पर ड्रॉप करेंगे। हम लोग नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।